गलतियां हो रही हैं और कहाँ कमी है? देखिए, आजकल हर प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी ही होती है। जी। यूजुअली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स आते हैं, हम्म। रेफरल से आते हैं। रेफरल्स मतलब टर्शियरी केयर में कोटा, जोधपुर मेडिकल कॉलेजेस में जो पेशेंट्स आते हैं, जी। पेरिफेरी से रेफर होकर आते हैं। आप देखेंगे इसमें ज़्यादातर पेशेंट्स ऐसे नहीं हैं जो कि पहले से बुक्ड पेशेंट्स हैं इन्हीं कॉलेजेस में, इन्हीं हॉस्पिटल्स में और पहले से दिखा रहे हैं। जी। रेफर्ड पेशेंट्स मतलब किसी गाँव में, किसी सीएचसी या पीएचसी पे जहाँ पर किसी एएनएम ने या आशा वर्कर ने उनको इनिशियल कार्ड बनवाकर, ममता कार्ड बनाकर एक हीमोग्लोबिन ब्लड टेस्ट रूटीन एचबीएस एंटीजन बीडीआरएल वगैरह वही ब्लड टेस्ट करके जी। केवल आयरन कैल्शियम की दवाइयां देकर वो पेशेंट चलते आते हैं। तो जब लास्ट में पेशेंट ऐसे रेफर होकर आते हैं, कभी कभार ऐसी स्थिति में आते हैं कि हमारे पास मेडिकल कॉलेज में कि हम उस पेशेंट का पूरा इवैल्यूएशन भी नहीं कर पाते हैं। इवैल्यूएशन मतलब अगर हमें कोई उसके टेस्ट भिजवाने हैं, पहले की हिस्ट्री है कि नहीं है, पहले के कोई बेसलाइन टेस्ट अवेलेबल ही नहीं होते इन पेशेंट्स के पास जिनको देखकर हम ये बता सकते हैं कि अच्छा पहले ये प्रॉब्लम की संभावना है और इसलिए हम इस पेशेंट का अब ये इवैल्यूएशन करें। और इमरजेंसी के लेबर या डिलीवरी ऐसा केस है जिसको हम डिले नहीं कर सकते। अगर कोई पेशेंट लेबर में है, उसकी डिलीवरी होनी है आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, तो वो होगी ही होगी। और उसे इमरजेंसी में अगर कोई ऐसे कारण के लिए हमें सिजेरियन लेना पड़ेगा तो उसको लेना ही पड़ेगा। हम उसको डिले नहीं कर सकते इस चक्कर में कि उस पेशेंट की रिपोर्ट 2 घंटे या 3 घंटे बाद आएगी। हम उस पेशेंट को वेट करें, उसकी रिपोर्ट देखने के बाद हम उसको सिजेरियन लें, क्योंकि यहाँ पर माँ और बच्चे दोनों की जान पे होता है। जी। तो ऐसे केसेस में जब इमरजेंसी में सिजेरियन या सर्जरी ली जाती है या इमरजेंसी में डिलीवरी की जाती है विदाउट एनी प्रायर टेस्टिंग ऑफ द पेशेंट, विदाउट एनी डिटेल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, तब ऑब्वियसली हमको हाई रिस्क प्रेगनेंसी, हाई रिस्क केसेस पहचानने में थोड़ी सी डिले हो सकता है जो रेफरल सेंटर्स पे जो डॉक्टर्स बैठे हैं वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि इस पेशेंट को हाई रिस्क है कि नहीं है। जी। और फिर ऐसे केसेस ही होते हैं जो आगे जाके बिगड़ते हैं। सपोज हमारे पास पेशेंट आया जिसको दिखने में अनीमिया है, उसकी पहले की 2 महीने 3 महीने पहले की कोई रिपोर्ट है जिसमें हीमोग्लोबिन 9 या 10 आ रखा है। जी। हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि हम उसको हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट करा सकें। हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट में सपोज जब हम सिजेरियन ले रहे हैं, उसको सर्जिकल उस पर हटा दिया है, सिजेरियन कर रहे हैं और उस टाइम पे रिपोर्ट आती है कि इसका हीमोग्लोबिन तो 5 ग्राम है। फिर उसके लिए ब्लड डोनेशन, ब्लड प्रिपरेशन, सब तैयारी होने में भी टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता कि हमने बस रिक्वेजिशन भेजी और विदिन 5 मिनट ही ब्लड प्रिपरेशन है। उसकी तैयारी लगती है, 1 घंटा करीब का समय चाहिए होता है कि हम वो ब्लड को उसके क्रॉस मैच से प्रिपेयर करा सकें। तो इन सब के कारण ही हाई रिस्क मतलब जो केसेस हैं वो हो सकता है आइडेंटिफाई नहीं हो पाए। जनरली रेफरल सेंटर्स में ये तो डिलीवरी के बाद मैम, डिलीवरी के बाद ये जो दिक्कतें बढ़ रही हैं, ब्लीडिंग लगातार हो रही है, उसकी वजह से और भी ज्यादा परेशानी हो जा रही है पेशेंट्स को, तो क्या पहले ही इसका पता लगाया जा सकता है? देखिए, हाई रिस्क केसेस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, डिलीवरी अनप्रेडिक्टेबल है, कई बार नहीं प्रिडिक्ट करी जा सकती है कि किस पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन हो, किस प्रॉब्लम में कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। लेकिन डेफिनेटली अगर हम एंटीनेटली बिफोर डिलीवरी भी उस पेशेंट को इवैल्यूएट करें, तो कुछ एक तरीका होता है, कुछ एक फैक्टर्स होते हैं जिनको आइडेंटिफाई करके हम बोल सकते हैं कि नहीं ये पेशेंट हाई रिस्क है, ये पेशेंट बिल्कुल लो रिस्क है। जैसे जिस पेशेंट के पहले 3-4 बच्चे हो रखे हैं, मल्टीपैरा है, ग्रैंड मल्टीपैरा, जिस पेशेंट की एज 35 इयर्स के ऊपर है, जिस पेशेंट के पहले भी हीमोग्लोबिन 9-10, 9-10, 8-9 रहा हुआ है, या किसी पेशेंट के पहले वाली प्रेगनेंसी या पहले वाली डिलीवरी में भी हिस्ट्री है कि उस टाइम पे उसको बीपी बहुत ज्यादा रहा है, डायबिटीज रही है, कोई दौरे पड़े हैं, या उस टाइम पे उसको ब्लीडिंग ज्यादा हुई है जिसको कि मैनेज कर लिया गया, तो ये उस पेशेंट को थायराइड है, कोई जो जिस पेशेंट ने कभी कोई एंटीनेटल विजिट ही नहीं करी, सपोज पूरी प्रेगनेंसी में कोई पेशेंट जिन्होंने कोई आयरन, कैल्शियम कुछ भी टैबलेट्स नहीं ली हुई है, तो हमें पता है ये वाले पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि हाई रिस्क कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। और इन पेशेंट्स को हम स्क्रूटिनाइज करके थोड़े से सिग्रीगेट करके उन केसेस पे हम ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। नहीं, तो ये जो केसेस सरकारी अस्पताल में जो सामने आ रहे हैं, तो क्या यहाँ पर कुछ कमियां छूट रही हैं? उस दिक्कत को नहीं पकड़ पा रहे डॉक्टर्स? जैसे कि जोधपुर का ही हम केस ले लें, वहां पर हेल्प सिंड्रोम का जिक्र किया गया, इससे पहले किसी केसेस में इसका जिक्र नहीं हुआ। देखिए, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स नहीं पकड़ पा रहे हैं, मैं बोल रही डॉक्टर्स को भी टाइम चाहिए होता है पकड़ने के लिए। इमरजेंसी में रात को 12:30, 1-1:30 बजे कोई पेशेंट आता है लेबर में जिसको दर्द आ रहे हैं, पानी छूट रहा है, बच्चा बीच में अटका हुआ है, उसको अगर ऑपरेशन नहीं किया गया तो बच्चा खत्म हो जाएगा। उस केस में हमारे पास किसी इमरजेंसी वाले डॉक्टर के पास पहली प्रायोरिटी होती है कि हमें बच्चे को बचाना है। अगर मदर के वाइटल्स ठीक हैं, वाइटल्स मतलब बच्चे का, मदर का बीपी और पल्स वगैरह ठीक है, तो उसको इमरजेंसी में हम लेते हैं सिजेरियन, बिना टेस्ट के, बिना कोई प्रायर इन्वेस्टिगेशन के भी लेते हैं, बिना ये सोचे कि उस मदर को एचआईवी हो सकता है, बिना ये सोचे उस मदर को एचबीएस एंटीजन हो सकता है जिससे कि डॉक्टर को भी इंफेक्शन हो सकता है। हमको इमरजेंसी में ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो उस केस में ये डॉक्टर
की गलती नहीं है कि डॉक्टर कहीं कहीं ना कहीं सिस्टम की गलती है कि जो पेशेंट रेफर होकर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, उसका एंटीनेटल चेकअप पहले कहाँ हुआ है। जैसे हमारे आंगनबाड़ी आशा वर्कर्स में जो हमारे टेस्टिंग होती है, एक हीमोग्लोबिन होता है, HbS एंटीजन HIV होता है और एक ब्लड ग्रुप होता है, ज्यादा से ज्यादा एक शुगर और हो जाती है। उसके अलावा ना प्लेटलेट की जाती है, ना लिवर एंजाइम्स होते हैं और कोई भी, और ये नहीं सब टेस्टिंग मैम भी। एक रिक्वेस्ट है, वीरेंद्र शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, ये जो आप सिस्टम की कमी का जिक्र कर रही हैं जरा प्लीज उन्हें बताइए जिससे कि इस पर भी वो ध्यान दें, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि हम कमियां नहीं छोड़ रहे हैं, हम जांच करवा रहे हैं लगातार, उसके अनुसार SOP के अनुसार हम काम कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, लेकिन केस नहीं रुक रहे हैं। तो क्या सिस्टम में कमी है और कैसे उसे सुधार किया जा सकता है मैम, वो भी बताइएगा जरा। देखिए मैं वही बोल रही हूँ, जैसे ना प्रॉपर रेफरल, टाइमली रेफरल और इन्वेस्टिगेशन सबके होने चाहिए। बेसिक इन्वेस्टिगेशन वो पुराने जमाने की बात है कि केवल एक अगर हम हीमोग्लोबिन करा रहे हैं और एक ब्लड ग्रुप करा लें, केवल उसी से ही पेशेंट पूरे एंटीनेटल फिट हो जाता है, प्रेगनेंसी बिल्कुल अनइवेंटफुल रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी पेशेंट जी। आजकल क्योंकि ऐसा जमाना आ गया है कि सब पेशेंट्स हाई रिस्क कैटेगरी, तो एक पर्टिकुलर सारे इन्वेस्टिगेशंस एटलीस्ट एवरी 2 मंथ्स होने ही चाहिए पेशेंट्स के, ताकि बेसलाइन हमारे पास सब कुछ हो। और मुझे लगता है जैसे गाँव में जो पेशेंट्स आशा या PHC पे दिखाते हैं, उनको एटलीस्ट एक बार तो किसी टर्शरी केयर पे बिफोर डिलीवरी, बिफोर कोई इमरजेंसी, जब मतलब कोई इमरजेंसी में तो आ ही जाएगा, लेबर पेन हो रहा है तब तो आएगा ही आएगा, बिल्कुल उससे पहले भी कम से कम एक बार तो पूरा फुल इवैल्यूएशन होना चाहिए। दूसरी चीज, मेडिकल कॉलेजेस और मेडिकल हॉस्पिटल्स में भी इतना बर्डन है। आप कभी किसी एंटीनेटल क्लिनिक किसी हॉस्पिटल में आइए, हमने एक दिन में 200 पेशेंट, 300 पेशेंट्स देखे हैं जी। जब सुबह 8 से और 2 बजे तक एक डॉक्टर को सांस लेने की, पानी पीने की भी फुर्सत नहीं होती, ये भी नहीं होता कि वो एक गिलास पानी उठा के पी ले। एक दिन में एक डॉक्टर कम से कम 100 से 150 पेशेंट देखता है। इतनी भीड़ होती है कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमने किसी को मेडिसिन लिखी या हमने किसी को टेस्ट लिखे, वो पेशेंट टेस्टिंग कराने गया लैब पे, मेडिकल कॉलेज की ही या उस पे, वहां पर उनको फिर नंबर दे दिया जाता है कि आज नंबर नहीं आएगा, इतने सैंपल हो चुके हैं, आप 1 महीने बाद आइए वापस कराने के लिए, या इतने दिन बाद आए। अब वो पेशेंट अगर कहीं बाहर से आएगा तो फिर वापस वो 10 दिन बाद या 15 दिन बाद नहीं आएगा वापस वो टेस्ट कराने, फिर वापस से वो अगली एंटीनेटल क्लिनिक जब 1 महीने बाद उसका नंबर वापस उस दिन पे तभी आएगा और तब वापस से यानी कि सिस्टम में तेजी और व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। अगर ये होगा तो फिर ऐसे केसेस रुक सकते हैं। बहरहाल आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, अहम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए।